बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और ऑर्गेनेल डिस्कस करने वाले हैं और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की मीनिंग देखेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर हमने पहला हेडिंग डाल दिया है मीनिंग। ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड जो है ये दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड्स है। इसमें फर्स्ट वन है माइटोज एंड सेकंड वन है कॉन्ड्रियोन। माइटोज की मीनिंग है थ्रेड और कॉन्ड्रियोन की मीनिंग है स्मॉल ग्रेन। तो इसका लफ्ज़ी मानी ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दागानुमा सा या एक छोटा दानानुमा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्मिक एरिया में पड़ा होता है। तो ये हो गया इसका लफ्ज़ी मानी। अब इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और भी मैंने लिखा है, आल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रियोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है, आर पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसके लिए एक और नाम भी इस्तेमाल होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, तो उम्मीद है मीनिंग समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट वन आते हैं और इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन इसके कुछ इस तरह हैं, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन मौजूद है, कलरलेस बॉडी, और इसका कोई रंग नहीं होता। ये कलरलेस बॉडी होती है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकारियोटिक सेल, और तकरीबन तमाम यूकारियोटिक सेल जो हैं उनके साइटोप्लाज्मिक एरिया में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी, मां सिवाय मैच्योर आरबीसी का। मैच्योर आरबीसी जो होते हैं उनका साइटोप्लाज्मिक एरिया में ऑर्गेनेल तकरीबन टोटल एब्सेंट होते हैं। इमेच्योर आरबीसी में मौजूद होते हैं लेकिन मैच्योर में मौजूद नहीं होते। वो इसलिए क्योंकि मैच्योर आरबीसी जो होता है अपना पूरा साइटोप्लाज्मिक एरिया हीमोग्लोबिन के एक्यूमुलेशन के लिए क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल उसके अंदर आ जाए। तो मैच्योर आरबीसी के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती हैं, एंड प्रोकारियोटिक सेल, और इसके अलावा जो प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं उनमें भी ये एब्सेंट होती है। जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकारियोटिक सेल है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। अच्छा, तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। अब नेक्स्ट वन आते हैं और इसका डिस्कवरी देखते हैं कि किसने डिस्कवर किया था। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था केलिकर, बाई केलिकर एंड मसल सेल इन 1850 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था केलिकर। उन्होंने मसल सेल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका डिस्कवरी। अब इसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल जो है ये किस चीज़ से बना होता है। तो इसमें प्रोटीन का कुछ पोर्शन होता है, ये प्रोटीनों से बना होता है, लिपिड भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, आरएनए भी इसके अंदर मौजूद होता है, राइबोसोम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ऐसा ऑर्गेनेल जिसके अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद हों, अपना आरएनए उसके पास हो, अपने राइबोसोम उसके पास हो, और अपना डीएनए उसके पास हो, ऐसे ऑर्गेनेल को सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। मतलब ये क्या कर सकता है, अपने आप से एक दूसरा सेम ऑर्गेनेल भी बना सकता है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो अपने आप से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया भी बना सकता है, और ऐसे ऑर्गेनेल को हम सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, दैट इज़ वाई, इसीलिए इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, इसलिए इनके लिए ये दो नाम भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका केमिकल कंपोजिशन। अब नेक्स्ट वन आते हैं और इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे थ्रू डायग्राम। तो डायग्राम के ज़रिए अब स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने एक छोटा सा सेल बना दिया है। ये क्या है, एक सेल है, और सेल का ये अंदरूनी एरिया क्या कहलाता है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। और साइटोप्लाज्म में यहाँ पे न्यूक्लियस हमने ड्रा कर दिया है, और न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे करीब हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे सिंपली मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए, और इसका स्ट्रक्चर मैग्नीफाई कर दिया या एनलार्ज कर दिया। अच्छा,
तो अब इस एनलार्ज स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब इस डायग्राम के थ्रू इसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द एक स्मूथ मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इस मेम्ब्रेन को मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है और इसको क्या कहा जाता है, आउटर मेम्ब्रेन। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इस आउटर मेम्ब्रेन के नीचे एक और फोल्डेड मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। एक इसका आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरा इसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होता है जो कि कई रीजन पे फोल्डेड होता है। इस मेम्ब्रेन को मैंने यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है और इसको कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन को सिंपली हमने एम से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दिस स्पेस इज कॉल्ड इनर या इंटर, दोनों आप कह सकते हैं। इनर भी कह सकते हैं या इंटर, आप लोग ये वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल, इनर या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसको इनर या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। मतलब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, एक छोटा सा स्पेस मौजूद है। इस स्पेस में क्या मौजूद होता है, ये स्पेस तकरीबन सारा भरा होता है किस चीज़ से, हाइड्रोजन आयन से या प्रोटॉन से। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे इस रीजन में मैंने चंद हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन ड्रा कर दिए हैं। तो इस रीजन में क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, प्रोटॉन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे इस इनर मेम्ब्रेन के अंदरूनी पोर्शन में यहाँ पे कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है और इसको हम मजमूई नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे जगह कम है। ये रीजन क्या कहलाता है, ये पूरा ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी पाया जाता है। एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी इसके अंदर पाया जाता है। यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया है, एक सर्कल मैंने ड्रा कर दिया है और यही चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो ये हो गया आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अलावा इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में राइबोसोम भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया है। दिस वन इज़ द लार्जर सब यूनिट एंड दिस वन इज़ द स्मॉलर सब यूनिट, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। तो इसके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक दागानुमा स्ट्रक्चर बना दिया है और चंद न्यूक्लियोटाइड से बना होता है ये स्ट्रक्चर, और इसको कहा जाता है आरएनए। तो इसके पास अपना आरएनए भी मौजूद होता है। ये हो गया आरएनए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन के कुछ रिएक्शंस भी होते हैं इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और वो कौन कौन से रिएक्शन हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एरोबिक रिस्पायरेशन के दो रिएक्शन यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स में एक प्रोसेस होता है एरोबिक रिस्पायरेशन का, एक स्टेप यहाँ पे होता है जिसको क्रेब्स साइकिल कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल भी होता है। इसके अलावा ये इनर मेम्ब्रेन जो है, इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक प्रोसेस होता है जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर मैं लिख देता हूँ
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ETC से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है और ये इस इनर मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये एरोबिक रिस्पायरेशन का एक स्टेप होता है। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब इसके अलावा ये प्रोसेसेस जो हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल, इन दोनों को चलाने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं जिनको एंजाइम्स कहा जाता है। तो इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं और उन एंजाइम को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है एक सीजर लाइक स्ट्रक्चर से। तो ये हो गया एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। तो इसके अंदर एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं इन दो प्रोसेसेस को चलाने के लिए। अब इन दो प्रोसेस के अलावा यहाँ पे फैट का भी ऑक्सीडेशन होता है, फैट का भी ब्रेकडाउन होता है, और फैट जिस प्रोसेस के ज़रिए ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे और इससे एनर्जी निकाली जाती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ साल्ट्स भी मौजूद होते हैं, दो तरह के साल्ट्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। साल्ट्स कौन कौन से साल्ट? ऑर्गेनिक साल्ट भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, और इसके अलावा इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं, इनऑर्गेनिक। अच्छा, अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स का मैं तकरीबन एक या दो एग्जांपल आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। हालांकि बुक में ये मौजूद नहीं है, जस्ट उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक में हम लिखेंगे एसीटेट साल्ट, एसीटेट के साल्ट, एसीटेट वाले साल्ट्स। इसके अलावा एसिटामाइड वाले साल्ट, एसिटामाइड्स साल्ट्स। और इसके अलावा यूरिया हो गया, यूरिया भी एक किस्म का साल्ट है, यूरिया, ये भी इसके अंदर हो सकता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होंगे, ये इतना मुश्किल नहीं है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम का साल्ट हो गया, जैसा कि NaCl हो गया, NaCl सोडियम के साल्ट। इसके अलावा पोटाशियम के साल्ट KCl वगैरह हो गया, ये सारे क्या हैं? ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये मौजूद होता है इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन जो है, इसमें यहाँ पे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है। तो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम बाहर निकाल दें और इसको डिटेल से देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, पहले मैं ये लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इसको हम नाम देते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। इसको क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो ये हो गया आप लोगों का एलिमेंट्री पार्टिकल। अब इस एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? यहाँ पे ये दो रेड लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये क्या है? ये है ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन को शो करते हैं। अच्छा, अब इसका ये कौन सा साइड है? ये है इसका इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ है ये साइड इसका, और ये क्या है? ये इनर मैट्रिक्स की तरफ ये साइड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये रेड कलर का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिस वन इज कॉल्ड रोटर, इसको रोटर कहा जाता है, रोटर। अब इस रोटर से यहाँ पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है अंदर की तरफ, और इसको हम नाम देते हैं रॉड। इसको हम क्या नाम देते हैं? सिंपली रॉड, इसको रॉड का नाम दिया जाता है।
और यहाँ पे भी कुछ यूनिट्स प्रोटीन के अटैच होते हैं, अल्फा एंड बीटा वगैरह यूनिट्स अटैच होते हैं इस रॉड के आखिरी एंड पे, और इस एंड को कहा जाता है कैटालिटिक नोब। कैटालिटिक नोब। अच्छा, अब इसके रोटर के नीचे साइड पे यहाँ पे एक पंप लगा होता है, और ये हाइड्रोजन पंप होता है। इसको क्या नाम दिया जाता है? हाइड्रोजन पंप, या आप लोग को ऐसा भी कह सकते हैं प्रोटॉन पंप। इसके ज़रिए प्रोटॉनों को मूव किया जाता है, प्रोटॉन पंप। तो ये हो गया प्रोटॉन पंप, और प्रोटॉन पंप के नीचे यहाँ पे एक और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर अटैच होता है, इसको स्टार्टर कहा जाता है, स्टार्टर। तो ये हो गया आप लोगों का स्टार्टर। अब यहाँ पर देखो, ये रोटर वाला पोर्शन जो है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पोर्शन को नाम दिया जाता है F0, जो मेम्ब्रेन के अंदर लगा है हुआ है। मतलब ये प्रोटॉन हाइड्रोजन पंप या प्रोटॉन पंप, इसके अलावा रोटर और इसके अलावा स्टार्टर का कुछ पोर्शन यहाँ तक, ये जो मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ है, इस रीजन को हम नाम देते हैं F0 या F0 रीजन। इसको F0 रीजन कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर ये रोटर और कैटालिटिक नोब जो हैं, और इसके अलावा ये नीचे पोर्शन स्टार्टर का, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं F1। इस रीजन को F1 का नाम देते हैं, और ये पीछे वाला रीजन जो है इसको F0 का नाम देते हैं। अच्छा, ये एलिमेंट्री पार्टिकल जो है, इसके लिए एक दूसरा नाम भी इस्तेमाल होता है, और वो दूसरा नाम क्या है? ATP सिंथेज नाम भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, ATP सिंथेज। तो ये हो गया आप लोगों का ATP सिंथेज। ये एज आ एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है और ATP की फॉर्मेशन करता है। ATP की फॉर्मेशन कैसे करवाता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये रीजन इसका कहाँ पे है? ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो ये प्रोटॉन यहाँ से इस पंप के ज़रिए आगे चले जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो जब एक प्रोटॉन यहाँ पे एंटर हो जाता है, तो इस प्रोटॉन की वजह से ये रोटर क्या कर देता है? रोटेशन स्टार्ट कर देता है। जब रोटर रोटेशन स्टार्ट कर देता है, तो इसकी वजह से रॉड भी रोटेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये रॉड फिर क्या करता है? अपना एनर्जी कैटालिटिक नोब को देता है। तो कैटालिटिक नोब फिर क्या करता है? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, इन दोनों को फिर ये कैटालिटिक नोब क्या कर देता है? आपस में अटैच करवा देता है, और इससे बना लेता है ATP। इसे क्या बना लेता है? ATP बना लेता है, ATP। और फिर ये ATP सेल अपने डिमांड के मुताबिक यूज़ करता है, यूज्ड बाय सेल अकॉर्डिंग टू डिमांड। जितना उसको चाहिए उतना एनर्जी के तौर पे ये फिर इस्तेमाल कर देता है। अच्छा, तो ये हो गया यूज्ड बाय सेल अकॉर्डिंग टू डिमांड। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर भी उम्मीद है समझ में आ चुका होगा, जिसको एलिमेंट्री पार्टिकल या ATP सिंथेज कहा जाता है। अच्छा, अब इसके अलावा लास्ट वन पॉइंट जो रह जाता है वो है क्रिस्टी। ये इनर मेम्ब्रेन को अगर देखा जाए तो ये कई रीजन पे यहाँ पे फोल्डेड है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दिस वन एंड दिस वन रीजन, दिस वन रीजन। अब ये फोल्डेड रीजन जो है, इन फोल्डेड रीजन को कहा जाता है क्रेस्टा। सिंगुलर इसको क्या कहा जाता है? क्रेस्टा। और अगर हम सारे काउंट कर रहे हैं तो फिर इनको प्लूरल क्रिस्टीज कहा जाता है, क्रिस्टी। अच्छा, तो ये था इसका स्ट्रक्चर, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद लास्ट वन हम आते हैं और इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? हेल्प इन ATP सिंथेसिस। ये ATP की फॉर्मेशन में
मदद देता है। एटीपी की फॉर्मेशन ये किस तरह कर देता है, इसमें मेनली ये एलिमेंट्री पार्टिकल या एटीपी सिंथेज प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल जो है ये इन्वॉल्व होता है, और इसी एटीपी की सिंथेसिस की वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो ये था थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्लास्टिड ऑर्गेनेल स्टार्ट करेंगे।